तो बच्चों ये 5 ऐसी मिस्टेक है जो एक टॉपर बच्चा भी करता है, लेकिन बदलते वक्त के साथ वो बच्चे जो है इन मिस्टेक्स पे वर्क करना सीख जाते हैं एंड उनके मार्क्स नहीं कटते। लेकिन तुम हो सकता है ये सेम मिस्टेक करके अपने 10 से 15 मार्क्स छोड़ दो एंड बोर्ड 2026 में जो एक टारगेट लेके बैठे हो कि 90 प्लस मार्क्स लेके दिखाएंगे मैम, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। तो मेक श्योर करना कि तुम लोग वीडियो के एंड तक रहो ताकि तुम्हारे मार्क्स भी ना कटे एंड तुम भी उस रेस में शामिल हो सको जहां पे तुम लोग अपने 90 प्लस का सपना जो है पूरा कर सको फॉर द बोर्ड 2026। सो मेक श्योर करना कि वीडियो को लास्ट तक देखो एंड फॉलो करना और इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना। वेलकम बैक टू साइंस अड्डा बच्चों। आज मैं तुम लोगों से एक चीज पूछना चाहती हूँ, सोच के देखना तुम में से कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत तगड़ी थी, लेकिन उसके बाद भी, सब कुछ लिखने के बाद भी टीचर बोलता है मार्क्स इसलिए नहीं दिए बिकॉज तुमने अच्छे से आंसर नहीं लिखा, और तुम्हें समझ नहीं आता कि मैंने अच्छे से आंसर कैसे नहीं लिखा जब ये टॉपिक पे मेरी कमांड अच्छी थी। तो मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स, मेजॉरिटी ऑफ चीजें बच्चों को नहीं पता होती है, जो कि जिसकी वजह से उनके मार्क्स कटते हैं कि मेन चीज छुपी हुई है आंसर कैसे प्रेजेंट करना होता है। और लास्ट वाली मिस्टेक तो ऐसी है जो कि बच्चा सबसे ज्यादा रिपीट करता है और 70% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि ये मिस्टेक है। तो देखते हैं तुम लोगों को कौन कौन सी मिस्टेक इन जनरल कोई भी बच्चा देख रहा है नहीं करनी है, बायो वाला स्पेसिफिक बच्चा अगर देख रहा है तो क्या मिस्टेक्स आप लोगों को नहीं करनी है। सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करते, या एनसीईआरटी में जो स्पेसिफिक टर्म्स जो एग्जामिनर ढूंढता है, सुनना चाहता है, वो चीज यूज नहीं करते। अगर आप स्पेसिफिकली जो टर्म्स यूज नहीं कर रहे हो तो अल्टीमेटली क्या होगा, उन्हें पता ही नहीं है कि आप लोग कौन सी चीजों को कब, कैसे, कहां क्या बोल रहे हो। ठीक है, वो बिल्कुल एसएसटी के आंसर्स की तरह लगता है जिसमें आप सिर्फ कहानी बना के चले जा रहे हो, तो अल्टीमेटली उससे आपके मार्क्स जो है कम होते हैं। आपको वो टर्म्स को यूज करके उन्हें हाईलाइट करके उनका ब्रैकेट में मीनिंग भी लिखा होना चाहिए। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मिसिंग कीवर्ड्स। जब आंसर प्रेजेंटेशन करते हैं तो जो कीवर्ड्स लिखे होने चाहिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी होनी चाहिए, जो अंडरलाइन होनी चाहिए चीजें, वो नहीं होती है। एंड लास्ट चीज इस पार्ट में कि भाई कुछ टर्म बायोलॉजी में काफी सिमिलर सी होती है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है तो बच्चे क्या करते हैं, पूछा पार्थिनोकार्पी होता है, लिख पार्थिनोजेनेसिस जाते हैं। तो अगर आप लोग अपनी एनसीईआरटी को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो तो ये आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो सकता है, बिकॉज एनसीईआरटी की टर्म्स, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आते हैं, उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट आती है, कुछ भी आता है, वो तब तक आप लोग सही नहीं कर सकते हो जब तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट और वो जो टर्म्स हैं आप एनसीईआरटी से रूबरू ना हो। तो मेक श्योर करना कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, मेजर फ्रीक्वेंटली रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, उनके एनसीईआरटी रीडिंग तो तुम डेफिनेटली लगा के जाना। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डायग्राम। सबसे इजीली मार्क्स जहां से बच्चों के आ सकते हैं वो है डायग्राम। अगर तुम पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा, सिर्फ 5 साल के क्वेश्चन पेपर देख के, कि बोर्ड के फेवरेट जो हर चैप्टर के डायग्राम्स होते हैं वो कौन से हैं। बस उनकी आपको अच्छे से बार बार लेबलिंग, ठीक है, बना के देखना है। जहां पे आप लोग लिख रहे होते हो उसका फंक्शन पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो तुम्हारे बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए, ताकि तुमसे कोई भी क्वेश्चन वहां से ट्विस्ट करके आ जाए तो तुम्हें पता हो। अब यहाँ पे बच्चे 2-3 गलती करते हैं, या तो उनको डायग्राम आता नहीं है, वो प्रैक्टिस ढंग से नहीं करते, या इनकरेक्ट लेबलिंग करके आ जाते हैं, आधा अधूरा नॉलेज होता है डायग्राम का, और अल्टीमेटली वो ये भूल जाते हैं कि डायग्राम ही एक ऐसा क्वेश्चन होता है एग्जाम में जिससे कि तुम्हें मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। थ्योरी में हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, बट डायग्राम एक ऐसी चीज है, अगर इससे रिलेटेड 5 नंबर में, 3 नंबर में कोई भी सेक्शन में क्वेश्चन आता है तो वो आप इजीली कर सकते हो, बिकॉज लिमिटेड ही क्वेश्चन इसमें आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तीसरी चीज जो आपकी होती है दैट इज आप लोग स्किप कर देते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बार बार एक्टिव रिकॉलिंग कर रहे हो लेकिन भूल जाते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसके मैं तुम्हें 3 रीजन देती हूँ। सबसे पहले तो देखो, जो बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले साल में, घुमा फिरा के, इसका मतलब वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो तुम्हें पता चल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मेजॉरिटी ऑफ पेपर बन रहा होता है, क्योंकि ठीक है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस टाइप से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हो उससे पता चलता है कि बोर्ड में एग्जामिनर की मेंटालिटी क्या है, किस टाइप से वो किस सेक्शन में कैसे कैसे क्वेश्चंस रखते हैं और क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है बोर्ड्स में। अकॉर्डिंगली उस लेवल की जब आप तैयारी करते हो तो अल्टीमेटली वो आपको हेल्प करता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये पता चल जाता है कि पिछले कुछ सालों में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किस लेवल के, कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा आए हैं। और जब आप उन्हीं सेम टॉपिक्स को और चैप्टर्स को बहुत ज्यादा अच्छे से करके जाते हो और वो वाले क्वेश्चंस कितनी बार करके जाते हो, ट्रिकी वाले, और वो आ जाते हैं तो वो आपको इजी हो जाता है। या फिर वैसे सिमिलर टाइप के अगर आते हैं तो तुम्हारा पेपर और इजी हो जाता है और वो कॉन्फिडेंस भी देता है। तो मेक श्योर करो हर चैप्टर को करने के बाद अच्छे से उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 3 साल के तो डेफिनेटली लगा के जाना। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा मिस्टेक, उन्हें लगता है, बच्चों को लगता है कि स्ट्रेटेजी से ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। बेटा आप लोगों की एग्जाम स्ट्रेटेजी जो है बहुत वीक है, जिसकी वजह से आप लोगों को ये समझ नहीं आता कि पता नहीं कि हम क्या ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कट रहे हैं। जैसे कि हम लोग जब भी कुछ पढ़ते हैं ना
तो बोलते हैं एनसीईआरटी रीड करो, लेकिन रैंडमली एनसीईआरटी रीड करने लग जाते हैं। ऐसे रैंडमली नहीं करना। सुबह जब भी तुम लोग उठते हो, एग्जाम अब तुम्हारे आने वाले हैं, तुम्हें हर चैप्टर में एक फोकस रखना है कि कौन से टॉपिक्स को सबसे पहले पढ़ना है। फर्स्ट डे पे अगर तुम एक चैप्टर को 2 दिन लेके चल रहे हो तो उसमें तुम्हें ये पता होना चाहिए फर्स्ट सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किसकी एनसीईआरटी लगानी है। देयर आफ्टर जो है नेक्स्ट डे अगर कर रहे हो उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। ये चीज में तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई हमें सबसे पहले क्या करना है। ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं रीड करना, पहले मेजॉरिटी टॉपिक्स को कवर किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए और रीडिंग भी उन्हीं पार्ट्स की कर रहे हैं। देयर आफ्टर जो सेकंड प्रायोरिटी होती है उनके ही करने हैं। फिर यार इग्नोर कर देते हैं मार्किंग स्कीम, जहां पे पूछा 2 नंबर का है, क्योंकि जस्ट बिकॉज तुम्हें वो टॉपिक आता है तुम लोग उसमें ज्यादा नंबर सारा टाइम लगा लेते हो, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या होता है, वहां पे जहां 2 नंबर का लिखना है 5 का लिखते हो और 5 वाला आता नहीं उसमें 2 नंबर का लिखाते हो, जिसकी वजह से अल्टीमेटली मार्क्स कम मिल रहे होते हैं। फिर है लास्ट, पुअर टाइम मैनेजमेंट। भाई अगर आप लोग ये कर रहे हो कि सेक्शन 1 में ज्यादा टाइम लगा दिया, ठीक है, ये नहीं डिसाइड करके चल रहे, ज्यादा मॉक नहीं लगा रहे हो और ये डिसाइडेड नहीं है, एक हैबिट नहीं बनी है कि सेक्शन ए जो है 10 मिनट के अंदर करना ही करना है, बी जो है मैं सिर्फ इतना ही टाइम दूंगा, सी इतने सेक्शन में होगा और डी में मैक्सिमम टाइम दूंगा, पहले ये वाला सेक्शन करूंगा, तो अल्टीमेटली अगर तुम्हारे मन में ये चीजें सेट नहीं है, तुम्हें हैबिट नहीं है, तो क्या होगा, तुम लोग रैंडम तरीके से जो आता है उसमें ज्यादा लिखते रहोगे, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए टाइम कम मिलता है, फिर आप डॉक्टर वाली स्पीड में आंसर्स लिखते हो और अल्टीमेटली 5 नंबर के क्वेश्चन में 2-2.5 नंबर ले रहे होते हो। तो इसके लिए आप लोगों को एक बढ़िया स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। पहले ए सेक्शन कर लिया 10 मिनट के अंदर, फिर जो हाई सेक्शन होता है डी और ई सेक्शन उनको कर लिया, ठीक है, और फिर बी और सी वाले जो होते हैं इस तरीके से। लेकिन जब एक सेक्शन आप लोग कर रहे हो बीच में कोई भी आंसर नहीं कर सकते, ये बात को मेक श्योर करना। अगर वो गलती से स्किप हो गया तो तुम लोगों के मार्क्स कटेंगे डेफिनेटली, ठीक है। ट्राई करो ए से ई करो या ई से बैक में करो, लेकिन बीच में रैंडमली किसी भी सेक्शन का क्वेश्चन मत करके आना, उससे भी मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। बिकॉज अगर वो एग्जामिनर की नजर से स्किप हुआ तुम्हारे मार्क्स भी स्किप हो जाएंगे और रीचिंग कराने के लिए तुम्हें बहुत सोचना पड़ता है बच्चों को, बिकॉज उसमें भी पे लगता है, ठीक है। फिर लास्ट है भाई, लास्ट चीज है कि मेक श्योर करना कि अभी से इतने सैंपल पेपर करो कि तुम्हें पता हो कितना क्वेश्चन में कितना आंसर है, 2 नंबर में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन में कितना आंसर करना इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर में कितना करना इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं एग्जाम स्ट्रैटेजी, ठीक है। फिर लास्ट में होता है यार बैड आंसर राइटिंग, जो कि बायोलॉजी वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं अभी तक। बेटा आप लोगों को जहां बायो आ रही है वहां अगर फ्लो चार्ट बन सकते हैं, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन बन सकती है, ठीक है, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो, फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो, उनके थ्रू ज्यादा एक्सप्लेन करो एज कंपेयर टू लंबे पैराग्राफ राइटिंग। बिकॉज यू डोंट नो, टीचर्स को नहीं पसंद होता है इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स रीड करना। दे वांट प्रिसाइज लिखे, क्रिस्प लिखे, बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट हो वो आंसर और अल्टीमेटली तुम्हें उससे मार्क्स मिलते हैं। तो मेक श्योर करो, तुम ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा तो तुम्हारे आंसर रिप्रेजेंटेशन होता है बायो में, वो डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन और इन सब चीजों के थ्रू हो। अलग अलग जगह पे नोट्स डालो, इस तरीके के तुम लोग अगर आंसर लिखते हो तो जाकर के तुम्हें बढ़िया मार्क्स मिलते हैं इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। फिर लास्ट चीज है कि स्पेसिंग नहीं करते। जब भी एक आंसर के बाद दूसरा आंसर लिखते हो, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा स्पेस दो, ठीक है, कॉर्नर जो मार्जिन होते हैं वहां पे लाइन ड्रॉ करो। इससे आपका जब आंसर शीट बहुत नीट एंड क्लीन लगता है, ठीक है, तो अल्टीमेटली एग्जामिनर भी आराम से चेक करता है, गुस्से में नहीं करता बिल्कुल भी, ठीक है। सो आप लोगों को ये चीजें जो है अवॉइड करनी है। और जब जो सेक्शन करते हो सेक्शन का नाम सबसे टॉप पे, अगर आंसर नंबर 1 है आंसर 1 उसको डबल अंडरलाइन, आंसर जहां लिख रहे हो फिर 2 या 3 लाइन छोड़ो और मार्जिन ड्रॉ करो। इस तरीके से आपको हर एक सेक्शन का हर एक आंसर रिप्रेजेंट करना है ताकि तुम्हारी आंसर शीट बहुत नीट क्लीन एंड उसे लगे कि तुम्हें आता है कुछ, ठीक है। तो तब जाके एग्जामिनर का मन भी होगा ना तुम्हारी आंसर शीट चेक करने का। तो मेक श्योर करना ये सारी गलतियां तुम लोग मत करो। और लास्ट में जो किसी को पता ही नहीं है कि बायोलॉजी डोंट नीड लेंथी आंसर्स, वी डोंट नो, वी डोंट नीड हिस्ट्री, वी नीड क्रिस्प आंसर जो कि प्रिसाइज हो। अगर आप ये सारे मिस्टेक्स को अवॉइड कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप लोगों को 2026 में जो आप बोर्ड देने वाले हो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन तुम लोगों को ये बार बार इसकी प्रैक्टिस एक रात के अंदर नहीं आती। सैंपल पेपर लगाओ, सॉल्व करो, देखो और अपने टीचर से चेक कराओ, पूछो कि आंसर रिप्रेजेंटेशन कैसा है, उससे ज्यादा आप लोगों को हेल्प मिलेगा। लास्ट में मैं इतना ही कहूंगी, जिन बच्चों ने अभी भी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो बिगेस्ट जो वो था आपका
प्राइस ड्रॉप जो था वो अभी भी चल रहा है। आज के आज ही बेटा कोई भी जो भी आपका जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो क्लास 12 के, डेफिनेटली जाओ और एनरोल करो। मेरा सजेशन आप लोगों को ये रहेगा, अगर आप लोग कोड निशा 21 यूज करते हो कैपिटल में, तो अल्टीमेटली ये आपको हेल्प करेगा कोई भी कोर्स को अफोर्डेबल रेट में या अमाउंट में लेने के लिए। जैसे कि अभी विजेता 2.0 देखो कितना आपका अफोर्डेबल अमाउंट में चल रहा है, ठीक है। तो आप जैसे ही मोर ऑफर्स पे जाओगे, ठीक है, जैसे विजेता प्रो ले लो, मैं ये कहूंगी विजेता प्रो में जाना, ठीक है। कोई भी विजेता का आप बैच ले रहे हो, प्रो में जाना, उससे बेनिफिट क्या होगा, बुक भी मिलती है अफोर्डेबल रेट में और सिलेबस भी विद इन अ टाइम पीरियड क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, वो भी डिटेल में पढ़ा करके। अगर आप लोग मोर ऑफर्स पे जा करके एंटर कूपन कोड करोगे और यहाँ पे ऐड करोगे निशा 21, ठीक है, और पुराने वाले को रिमूव कर देना, ठीक है, तो आप अप्लाई करोगे तो ये आपको पिछले से भी क्या पड़ गया, कम पड़ गया। और ये इसकी वैलिडिटी कितनी है, 5 महीने की, मतलब जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता। फुल गाइडेंस हमारे साइड से रहेगी। और अगर आप लोग प्रो ले रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, क्लास 12 का जो बैच है वो मिलेगा, जिसमें हम डिटेल में पढ़ाएंगे, अलॉन्ग विद पूरी गाइडेंस, मेंटोरशिप मिलेगी और बुक तो मिलेगी। और अगर प्रो मैक्स में किसी को जाना होगा बेटा, तो उसमें आप लोगों को ये सारी दोनों चीजें मिलेगी, प्लस CUT क्रैश कोर्स मिलेगा। बाकी जिन बच्चों को ये समझ आ गया कि कौन सी मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है, आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आप ये मिस्टेक्स ना करो। एंड अल्टीमेटली मेरे को डेफिनेटली कमेंट करके बताना कि तुम में से कौन कौन बच्चे ये वाली मिस्टेक्स करते थे और अब नहीं करेंगे। एंड इफ यू आर रेडी फॉर बोर्ड्स 2026, तो लिख के जाना, मैम वी आर रेडी फॉर आवर 100%, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और कोई और प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली कमेंट करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कवर कर सकूं। बाय।